बंगाल के बाद बीजेपी आरएसएस का मिशन पंजाब, केजरीवाल के उड़े होश। भगवत मान ने फिर बोला झूठ, कहा वायरल वीडियो में मैं नहीं मेरे जैसा दिखने वाला एक्टर। स्मृति ईरानी ने पंजाब में आपकी बखिया उधेड़ी। तो पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बैठक में शिरोमणि अकाली दल शीयत के साथ संभावित चुनावी गठबंधन का मुद्दा प्रमुखता से उभर कर सामने आया है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब भाजपा के नेताओं से मौजूदा राजनीतिक हालात पर फीडबैक लिया और शीयत के साथ चुनावी समझौते की संभावनाओं को लेकर उनकी राय जानी। बैठक के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने अकाली दल के साथ तालमेल की वकालत भी की। चंडीगढ़ में आयोजित करीब 8 घंटे चली मैराथन बैठक में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत संघ और भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएसएस की ओर से पंजाब संगठन सचिव मंत्री श्रीनिवास सुलू और वरिष्ठ पदाधिकारी सौदान सिंह ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य एजेंडा पंजाब की राजनीतिक स्थिति का आंकलन करना और 2027 विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार करना था। इसी दौरान भाजपा और शीयत के रिश्तों तथा भविष्य में संभावित चुनावी सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। भाजपा के कई नेताओं का मानना था कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए शीयत के साथ गठबंधन के विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि पारंपरिक सिख और ग्रामीण वोट बैंक के पैठ बनाने के लिए ये समीकरण पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का रुख फिलहाल अलग नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में संगठन को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। बैठक में भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और संगठन विस्तार की भी समीक्षा की गई। नेताओं को बताया गया कि 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 9.63% था, जो 2024 में बढ़कर 18.56% तक पहुंच गया है। आरएसएस ने इस बढ़त को आधार बनाकर किसान, युवा, महिलाएं, अनुसूचित जाति, ओबीसी और डेरा अनुयायियों सहित विभिन्न वर्गों तथा उस तक पहुंच मजबूत करने की ओर जोर दिया। सूत्रों के अनुसार धार्मिक परिवर्तन, कानून व्यवस्था, नशे का मुद्दा, आर्थिक चुनौती और सीमा पार आतंकवाद के खतरे को आगामी चुनाव के प्रमुख मुद्दों के रूप में चिन्हित किया गया। बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मुख्यमंत्री भगवत मान के संबंध में सुनाए गए फैसले के राजनीतिक असर पर भी चर्चा हुई। आरएसएस नेतृत्व बैठक ने कहा कि संघ परिवार ने हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे चुनौतीपूर्ण राज्यों में संगठनात्मक मजबूती के दम पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और इसी तर्ज पर पंजाब में भी भाजपा के विस्तार और बेहतर चुनावी प्रदर्शन की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर नए सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने का संदेश भी दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि भगवत मान को जो है लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिस वीडियो के आप कह सकते हैं बेसिस पर, जैसे वो एआई वीडियो बता रहे थे, वीडियो के बेसिस पर उन्हें पंथ विरोधी, गुरु विरोधी करार दे दिया गया था। लेकिन अब भगवत मान ने भी इस मामले पर फिर से बयान दिया है और ये कह दिया है कि उस वीडियो में दिखने वाले वो नहीं है, बल्कि उनके दिखने जैसा ही कोई एक्टर है। यानी फिर उन्होंने इस बात को लेकर डिनाई किया है। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने इस मामले पर भगवत मान पर जमकर निशाना साधा। क्या कहना है उनका, सुनिए। देखो, ये जो बात है ना, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। मेरे और आपके या किसी के कहने से ये कुछ नहीं होगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट, सिखों का सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर जो तख्त है, अकाल तख्त साहब, वहां से फैसला आया है। और दूसरी तरफ भगवंत मान कह रहा है भी मैंने इसे मानना नहीं है। उसके मंत्री आज कोई और उदाहरण दे रहे हैं, पर इसमें ये बहुत गंभीर धर्म के सामने, धर्म को मानने वाले लोग, गुरु नानक नाम लेवा लोग जो 3 करोड़ से भी ऊपर हैं, उनके सामने ये आज बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। अगर अकाल तख्त से कही हुई चीज कोई ना मानेगा तो इसका कल को असर क्या जाता है। जहां पे महाराजा रंजीत सिंह जैसे महाराजे, उन्होंने कोई गलती की थी तो हुक्म हुआ था तख्त से, तो उन्होंने आके भी वो सजा और सामने माफ़ी मांगी थी। अगर आज बहुत बड़े विद्वानों को, बहुत बड़े सिख संगत को इसके लिए बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ये बात मीडिया में 4 सुर्खियां वाली, ये पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं रही। अब ये तख्त से आदेश आ चुका है।
अब इससे कैसे इसको, इसकी मर्यादा, इसकी शान किस तरीके से बहाल करनी है, अब सब, चाहे अलग अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ हैं, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक जितने गुरुद्वारे हैं उनकी कमेटीज़ हैं, संगत है, सबको मिल बैठ के ये इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा। अब ये बयानबाजी से ये चीज़ और बिगड़ेगी, और दुनिया में जितनी जगह हमारे सिख संगत बैठी है, विद्वान वहाँ बैठे हैं, उनको अब बीच में आना पड़ेगा। ये बैठ के इसका किस तरीके से हल निकलेगा अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो लेकिन हम सब भी उस तख्त के कारण ही हैं। अगर उसकी मर्यादा नहीं रहती तो फिर सिख और जो सिख पंथ है उसकी मर्यादा कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी बात, एक गंभीर मुद्दा सबके सामने खड़ा हो गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, इस बीच आपको बता दें कि पंजाब में अपनी, आप कह सकते हैं, मजबूत को पकड़ बनाने के लिए अब पूरी तरीके से जो कमान है वो अब आप देखेंगे स्मृति ईरानी के हाथों में भी दी गई है। स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान इन्होंने, जहां पर एक तरफ केजरीवाल भगवत मान सरकार पंजाब के हालात पर, कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा, तो साथ ही साथ इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे उनके पिता जो है वो पंजाबी हैं और शादी से पहले वो मल्होत्रा थी। ये बात सभी को पता है, और ऐसे में पंजाब में आकर इन चीज़ों को देखना, बताना और इसे किस तरीके से इसका समाधान करना, ये सब करना उनके लिए एक बहुत बड़ा काम है। क्या कुछ कहना है स्मृति ईरानी का, किस तरीके से पंजाब की स्थिति और उसमें आने वाले बदलाव के बारे में वो जिक्र कर रही हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर अब जनता जो है खुलकर मुखर हो चुकी है, इसके बारे में वो जिक्र कर रही हैं। सुनिए स्मृति ईरानी का बयान। मैं मीट में जितने नागरिक उपस्थित थे उसमें एक विशेष नागरिक का एक प्रश्न उठा कि वो जानते हैं कि भारत सरकार की कई स्कीमों के अंतर्गत पंजाब में विशेष नागरिकों को व्यवस्था मिल रही है, लेकिन उनकी गुहार ये थी कि हमारी इकाई घर घर जाकर, हर बूथ पर जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं उस पर विशेष जनता जनार्दन से परिचर्चा करे। आप जानते हैं कोविड से लेकर अब तक मुफ्त अनाज की व्यवस्था देश में 80 करोड़ नागरिकों तक भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार पहुंचाई है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि सरकार और समाज के बीच का जो समन्वय है वो ऐसा है कि समाज अब खुद खड़ा होकर बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो जो मदद दी है हर नागरिक को, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जनता को दी जाए। मैम, आप आज पंजाब आए हैं, मेरे लिए बड़ी सुविधा, मेरे लिए बहुत सुविधाजनक होगा अगर आप किस ऑर्गेनाइजेशन से उसका नाम बता दें। मैं मनोज राठी न्यूज़ 18 से जी। न्यूज़ 18 इंडिया से। मैम, आप पंजाब आज आए हैं और पंजाब में आपने कहा कि बहुत शुरू किया, हालांकि आपने आज लोगों से बातचीत की, ग्रांट्स के बारे में कई लोगों को पता है या नहीं पता है, किस तरह देखते हैं आप पंजाब में ये? आज जो परिचर्चा का केंद्र बिंदु रहा वो जनता की चिंता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्टेट में रही है, और लॉ एंड ऑर्डर की चिंता जब नागरिक सार्वजनिक मंचों पर करने लगे तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चुनौती, इसका समाधान जनता वर्तमान की प्रदेश की सरकार से नहीं पा रही। एक महिला एडवोकेट ने आज विषय उठाया कि किस प्रकार से साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के माध्यम से वो खुद साक्षात इसका प्रमाण देख रही हैं कि परिवारों में किस प्रकार से एक दबाव, एक चुनौती का वातावरण है। लॉ एंड ऑर्डर का विषय आप जानते हैं स्टेट की और प्रदेश की सरकार का विषय है। जनता इस बात को जानती है और इसलिए जनता आतुर है कि आने वाले चुनाव में वो एक ऐसी सरकार बनाए जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की विशेष चिंता करे। ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये विश्वास जनता आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रही थी। आप अगर अपना वो बता दें प्रकाशन, तो मेरे लिए कहाँ से 14 नौजवान सुसाइड कर गए, नीट का पेपर लीक होया ते विरोधी धਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी। मैं क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ और नई शिक्षा नीति का सृजन कर चुकी हूँ। मेरा ये मानना है कि वर्तमान में ये जो प्रश्न आपने किया है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मेरी हर छात्र के प्रति एक सहानुभूति है और मेरा आग्रह है कि हम सब छात्रों के हौसलों को बुलंद रखें, वो अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक, संयम पूर्वक दें और उनका जीवन सफल हो। आज मैं ये कामना करते हुए
जो मृत हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। झारखंड रोड से जगजीत बोल रहा हूँ। हाँ जी आपने बंगाल के इलेक्शन भी आपने बड़े नजदीकी देखे, हाँ जी। आने वाले दिन में पंजाब के इलेक्शन जी। कैसे देख रहे हैं? एंड इसी के साथ एक जुड़ा हुआ चंडीगढ़ में आपके प्रधान है रुद्रा जी, उन्होंने पंजाबी को लड़ी फूल कहा है, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? आपने भाषण आप के जो, दौरान इमोशनल लड़ी फूल मैं- पंजाबियों की मैं दोबारा- How do you see that? I haven't heard the statement, hence I cannot comment on your comment till I hear a statement myself. As the daughter of a Punjabi myself, हाँ, अभी तो नाम ईरानी है, शादी से पहले मल्होत्रा था, वो तो शायद आपको पता होगा। आई एम ऑफ द बिलीफ कि हमारे प्रदेश में और देश में पंजाबियों के योगदान, पंजाबियों के शौर्य और पंजाबियों की देशभक्ति और समाज सृजन की क्षमता के ऊपर कभी संदेह हो नहीं सकता। इसलिए नहीं क्योंकि मैं उस कौम से हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि देश के हर बच्चे ने पंजाब के योगदान को स्वीकारा है। और जहाँ तक आने वाले चुनाव का विषय है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा किए गए विकास के इतने काम हैं। ये वो काम है जो राष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुए। धारा 370 का हटना, ये तो एक लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और हिस्टोरिकल पॉलिटिकल डिसीजन था। लेकिन 12 करोड़ टॉयलेट्स का बनना, 58 करोड़ खातों का खुलना, 60 करोड़ मुद्रा लोन्स का दिया जाना, या डिफेंस सेक्टर के साथ साथ कृषि के सेक्टर में भी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का सृजन होना, या $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होना, ये सारे काम अपने आप में इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब जब देश की जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर वोट मिला है, तब तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना योगदान देके जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। मैम एक क्वेश्चन और आपका फ्रॉम है। मैम आप लेडीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आज आप जैसे पंजाब में, तो आपने देखा होगा मैम कि यहाँ पे मैं सभी वर्गों को सपोर्ट करती हूँ, नहीं जैसे क्योंकि नहीं पुरुष नेता, मैम पुरुष नेता से ये अपेक्षा नहीं होती कि वो सिर्फ पुरुषों का समर्थन करेगा। नहीं मैम लेडीज के बारे में मैं बोल रही हूँ कि आप एक कहते हैं लेडीज आपको देख के मोटिवेट होती है, तो उसके ही क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम में पंजाब में लेडीज बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जैसे कि मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय प्रदेश की सरकार का विषय होता है, लेकिन जहां तक महिलाओं और उनके सामर्थ्य का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला सेशन किया पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में, तो पहला प्रस्ताव जो लेजिस्लेशन का आया वो था 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन दी इंडियन पार्लियामेंट। इस विषय पर हम प्रतिबद्धता वर्षों से भाजपा की सुन रहे थे, लेकिन जब पूर्ण सत्ता विशेषतः महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया, तो ये जो एक सपना था महज, वो हकीकत में तब्दील हुआ है। हम जैसी महिला कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, हमारा ये सपना है कि 33% आरक्षण देश भर में लागू होने से हर राजनीतिक दल में महिलाओं को एक नया सम्मान, एक नया स्थान मिलेगा, और देश की सिर्फ माताएं बहनें नहीं बल्कि वो पुरुष जो इक्वालिटी में मानते हैं, वो इन बहनों को अपना समर्थन देंगे। तो मैं आशान्वित हूँ कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं 33% रिजर्वेशन को लागू होते देख देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ते देखूं। कैसे देखते हैं कमेटी में आपकी? हाँ जी, myself Kalpit from Babushahi. I have a question that 2027 में पंजाब के इलेक्शन है, भाजपा का क्या रीजन है, क्या सूची चल रही है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे आपको लगता है कि हम बात करेंगे, काम करेंगे? निश्चित रूप से 2027 के जिन चुनाव का आप उल्लेख कर रहे हैं, भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड कैंपेन टीम प्रदेश की जो हमारी इकाई है और विशेषतः हमारी जो जिला की इकाई होगी, वो पूरी व्यवस्था के अनुरूप आपको सूचित करेगी। लेकिन आश्वस्त करती हूँ कि केंद्र बिंदु हमारा विकास का मुद्दा ही रहने वाला है। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने का विषय हमारे पंजाब की इकाई के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। कोई और जिसका क्वेश्चन नहीं हुआ अभी तक? कैसे देखते हैं अमेठी में आपकी उसके बारे में थोड़ी सी? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसने आज तक अंकुश लगाया, उन्होंने SIR का जो विषय पश्चिम बंगाल में देखा वो तृप्त होंगे। मैं पुनः कहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो हमने परिणाम देखा है, वो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की दृढ़ता, न सिर्फ भारत की सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी, बल्कि साथ ही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जो योगदान दिया कि एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैसे होता है,
वो उसका प्रमाण देने के लिए इलेक्शन कमीशन, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक नागरिक होने के नाते मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान सुने हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।